गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अगले टॉपिक मांग का नियम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। इससे पहले अपन ने कंज्यूमर के बारे में पढ़ा था, उपभोक्ता क्या होता है, कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ा था, यूटिलिटी के बारे में अपन ने अध्ययन किया था। यूटिलिटी के मेजरमेंट अपन ने दो भागों में किए थे, एक तो कार्डिनल एक ऑर्डिनल, गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण और क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण में अपन ने रासमान सीमांत उपयोगिता नियम, समसीमांत उपयोगिता नियम का अध्ययन किया था। और क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण में अपन ने तटस्थता वक्र, बजट रेखा, उपभोक्ता का जो संतुलन होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो होता है, उसका अध्ययन अपन ने पिछले वीडियो में किया था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। तो सबसे पहले अपने को ये डिमांड क्या होती है, मांग होती क्या है। तो इकोनॉमिक्स का एक जनरल वर्ड है मांग और पूर्ति। जब भी अर्थशास्त्र पढ़ा जाता है या पढ़ाया जाता है तो ये दो वर्ड मांग और पूर्ति, ये जनरली दिमाग में अर्थशास्त्र का नाम आते ही लोगों के दिमाग में ये नाम आ जाते हैं। तो मांग होती क्या है, एक्चुअल में होता क्या है। कोई भी उपभोक्ता हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा रखता है। उस इच्छा के साथ उस वस्तु को खरीदने के लिए उसके पास धन भी हो या मुद्रा भी अवेलेबल हो तो वो उस वस्तु की मांग कहलाती है। जनरल सी टर्म में क्या बात करेंगे कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा या किसी भी उपभोक्ता के द्वारा एक निश्चित समय में, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान ये रखना है, निश्चित समय निश्चित होना चाहिए, स्थान निश्चित होना चाहिए। मान लो एक निश्चित समय की बात करें कि 11:30 बजे, ये समय अपन दिन समय हम घंटों में भी ले सकते हैं, दिनों में भी ले सकते हैं, महीनों में भी ले सकते हैं। निश्चित स्थान, फॉर एग्जांपल झुंझुनू एक निश्चित स्थान है, झुंझुनू का कोई भी मार्केट। वस्तु की कीमत पहले से मान लो, जो भी वस्तु अपने को खरीदनी है, एक्स वस्तु, वाई वस्तु, जेड वस्तु, कोई भी वस्तु खरीदनी हो, साथ में प्रबल इच्छा किसकी, उस वस्तु को खरीदने के लिए, कि हमें एक उपभोक्ता को ये वस्तु खरीदनी है, उसकी प्रबल इच्छा, तथा उस वस्तु को खरीदने के लिए पर्याप्त मात्रा में मुद्रा हो, तो उसमें अपन डिमांड पैदा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी शहर झुंझुनू में, तो निश्चित स्थान हो गया, प्रतिदिन इसका मतलब निश्चित समय हो गया। किसी वस्तु, मान लो वो वस्तु है चावल, ठीक है, चावल की जो मांग है वो 2000 क्विंटल है, ठीक है। तो ये मांग उस वस्तु की हुई, किसकी हुई, चावल की। लेकिन पता किसका भी होना चाहिए, चावल की कीमत का भी हमें आइडिया होना चाहिए। अर्थात जनरल से शब्दों में, किसी भी वस्तु को किसी निश्चित समय में निश्चित स्थान पे प्राप्त करने की इच्छा तथा उस वस्तु को खरीदने के लिए पर्याप्त मात्रा में धन हो, तो वो उस वस्तु की क्या कहलाती है, मांग कहलाती है, ठीक है। तो अब इस डेफिनेशन पे आते हैं। मांग की अवधारणा के साथ क्या क्या जुड़ा होता है, निश्चित समय, निश्चित स्थान, वस्तु की कीमत, प्रबल इच्छा और पर्याप्त मात्रा में मुद्रा का होना आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया है कि एक शहर है सीकर, तो ये तो क्या हो गया, निश्चित समय निश्चित स्थान हो गया। प्रतिदिन मतलब एक दिन, प्रति माह भी हो सकता है, प्रति वर्ष भी हो सकता है, ये क्या हो गया, निश्चित समय हो गया, ठीक है। 2000 रुपये प्रति क्विंटल, 2000 रुपये प्रति क्विंटल क्या हो गई, उस वस्तु की कीमत हो गई, ठीक है। कौन सी वस्तु ली है, यहाँ आलू हमने वस्तु ली है, उसकी मांग कितनी है, 500 क्विंटल है। तो कौन कौन सी बातों का अपने को ध्यान रखना है, निश्चित स्थान होना चाहिए, सीकर लिया है, निश्चित समय, उस वस्तु की कीमत, और उस वस्तु को खरीदने की प्रबल इच्छा हो,
तो वो उस वस्तु की क्या कहलाएगी, मांग कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मेरी इच्छा है कि मैं हवाई जहाज़ खरीद के लाऊं, प्रबल इच्छा है मेरी, लेकिन मेरे पास मुद्रा नहीं है, मेरे पास धन नहीं है उसको खरीदने के लिए, तो वो हवाई जहाज़ की मांग नहीं होगी। अर्थात प्रबल इच्छा के साथ उसको खरीदने का सामर्थ्य या उसको खरीदने के लिए धन होना अति आवश्यक है। अगर प्रबल इच्छा और धन दोनों है तो वो उस वस्तु के लिए मांग पैदा कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब है मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। तो मांग का नियम का प्रतिपादन मार्शल ने, अल्फ्रेड मार्शल ने किया था। इनकी एक पुस्तक थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के सिद्धांत, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको। तो मार्शल के अनुसार मांग का नियम होता क्या है, सामान्यतः है अन्य बातें जो भी हैं वो स्थिर रख लो। अन्य बातें स्थिर, कौन कौन सी बातें स्थिर रखनी है उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। अन्य बातें सभी स्थिर रख लो, तो एक वस्तु की अगर कीमत बढ़ती है, अगर वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग क्या होगी, हमेशा कम होगी। कीमत को मैंने पी से, प्राइस पी से दिखाया, क्वांटिटी मांग मात्रा को मैंने क्यू से दिखाया। अपन डी से भी दिखा सकते हैं कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, अर्थात कोई वस्तु जब महंगी होती है तो उसकी मांग कम होगी, और कोई वस्तु अगर सस्ती होती है, अगर किसी वस्तु की कीमत कम हो रही होती है तो उसकी मांग क्या होगी, ज़्यादा होगी। अर्थात डिमांड क्या होगी, या क्वांटिटी उसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लियर है। जनरल सा एक फॉर्मूला है, ये अपन प्रत्येक व्यक्ति पे ये लागू होता है कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ रही है, अर्थात अगर वो कीमत में वृद्धि हो रही है, अर्थात वो वस्तु महंगी हो रही है, तो हम उसकी मांग क्या करेंगे, कम करेंगे। और कोई वस्तु सस्ती है तो उसकी मांग क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। यही क्या कहलाता है, मांग का नियम कहलाता है। लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना है, अन्य बातें जो भी हैं वो क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। अभी अन्य बातें कौन कौन सी स्थिर रहेगी, वो जब अपन मांग फलन पढ़ेंगे तब इस पर चर्चा करेंगे। क्लियर। तो देखो, कीमत बढ़ रही है तो मांग क्या हो रही है, कम हो रही है। तो एक जो चर है वो बढ़ रहा है, दूसरा चर कम हो रहा है, अर्थात ये दोनों आपस में कैसा संबंध हो गया, ऋणात्मक या विपरीत या ऑपोजिट संबंध हो गया। ठीक है। तो मार्शल के अनुसार सामान्यतः अन्य बातें स्थिर रहने पर वस्तु की मांग और कीमत में कैसा संबंध होता है, उल्टा या विपरीत या ऑपोजिट संबंध होता है। अर्थात अन्य बातों के स्थिर रहने पर एक वस्तु की कीमत कम होने पर, कीमत कम हो रही है तो मांग मात्रा में वृद्धि होगी, और कीमत के बढ़ने पर उसकी मांग मात्रा में क्या होगी, कमी होगी। ये क्या कहलाता है, मांग का नियम। क्लियर है यहाँ तक। अब अपन आगे बात करते हैं मांग अनुसूची। तो कोई भी तालिका बनाने से पहले या कोई डायग्राम बनाने से, रेखाचित्र बनाने से पहले अपन उसके लिए एक शेड्यूल बनाते हैं, एक अनुसूची बनाते हैं। अनुसूची एक प्रकार की तालिका ही होती है। उस अनुसूची में अपन क्या शो करते हैं, मान लो कोई वस्तु है, चाय है यहाँ, और उधर इसकी मांग मात्रा मैंने लिख दी। ठीक है। ये मैं कोई भी एग्जांपल अपन ले सकते हैं इसके लिए। मान लो चाय की कीमत को एक तरफ दर्शाया तालिका में, दूसरी तरफ उसकी मांग मात्रा को मैंने दर्शा दिया। चाय की कीमत 2 रुपये है तो अपन 10 kg चाय खरीद रहे हैं, कोई भी एक उपभोक्ता है। अगर चाय की कीमत बढ़ के 3 रुपये हो गई तो मांग मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कीमत बढ़ के 4 रुपये हो गई तो मांग मात्रा और कम हो जाएगी। तो इस प्रकार भिन्न भिन्न कीमतों पर, 2 3 4 अलग अलग कीमतें हो गई ना, भिन्न भिन्न कीमतों पर वस्तु की खरीदी गई या मांगी गई भिन्न भिन्न मात्राओं को दर्शाने वाली तालिका ही क्या कहलाती है, मांग अनुसूची कहलाती है। देखना यहाँ, एक बाजार में, एक मार्केट में एक निश्चित स्थान हो गया ना, एक विशिष्ट समय, मैंने बताया था एक समय तो ज़रूरी होता है, भिन्न भिन्न कीमतों पर, अलग अलग कीमतों पर किसी वस्तु की भिन्न भिन्न मात्राओं को मांग की जाती है, और इन भिन्न भिन्न कीमतों, उन कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्रा का तालिका के रूप में प्रदर्शन या तालिका के रूप में प्रदर्शित करना मांग अनुसूची कहलाता है। तो यहाँ एक मांग अनुसूची दी हुई है, एक वस्तु है, मैंने यहाँ एग्जाम्पल में केले लिए हैं, इधर केलों की कीमत को दर्शाया गया है, इधर मांग मात्रा को दर्शाया गया है। ठीक है। जो केले की कीमत है वो प्रति किलो रुपए में है, अर्थात 20 रुपये प्रति किलो। यहाँ 15 रुपये, यहाँ 10 रुपये, 6 रुपये, धीरे धीरे कीमत क्या हो रही है, घट रही है।
तो जनरल सी बात है, जब कीमत घटेगी तो मांग मात्रा क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो यहाँ क्विंटल में मैंने मांग मात्रा को दर्शाया है। यहाँ जब कीमत 20 रुपये थी तो मांग मात्रा 2 क्विंटल है, ठीक है। और जब कीमत घट के 15 रुपये हो गई तो मांग मात्रा बढ़ गई, कितनी हो गई, 5 क्विंटल हो गई। जब कीमत और कम होकर 10 हो गई तो मांग मात्रा और बढ़ गई। अर्थात जैसे जैसे कीमत में कमी हो रही है वैसे वैसे मांग मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है। देख लो 2, 5, 8, 10, 12। तो ये भिन्न भिन्न कीमतों पे भिन्न भिन्न मांगी गई मात्राओं को दर्शाने वाली तालिका क्या कहलाती है, मांग अनुसूची कहलाती है। और मांग अनुसूची की सहायता से अपन मांग वक्र का निर्माण करते हैं। मांग वक्र, डिमांड कर्व क्या होता है। तो मांग अनुसूची को रेखा चित्र पर व्यक्त किए जाने पर प्राप्त वक्र को हम क्या कहते हैं, मांग वक्र कहते हैं। और ये मैंने पहले ही बता दिया कि मांग का जो नियम है वो बताता है कि कीमत और मांग मात्रा में कैसा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है। अर्थात उसमें कैसा संबंध होगा, ऋणात्मक संबंध होता है। तो मांग वक्र का ढाल भी हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव स्लोप का होगा, ठीक है। मांग वक्र का ढाल हमेशा ऋणात्मक होगा। इस प्रकार मांग वक्र किसी वस्तु की भिन्न भिन्न कीमतों पर उसकी मांगी गई जाने वाली मात्राओं को दर्शाता है। तो उसी तालिका को अपन ने यहाँ बनाया है। इसको मैं यहाँ दोबारा बना के दिखाता हूँ आपको। ये दो इधर एक्स अक्ष है, इस एक्स अक्ष पे मैंने मांगी गई मात्रा या मांग मात्रा को दर्शाया गया है। इधर जो वाई अक्ष है इसमें मैंने कीमत को दर्शाया है। क्लियर। प्रारंभ में कीमत कितने रुपए है, 20 रुपये है। तो मांग मात्रा कितनी है, केवल 2 के बराबर। तो यहाँ हमें एक बिंदु प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसको ए बिंदु दर्शा रहा हूँ। उसके बाद कीमत घट के कितनी हो गई है, 15 रुपये। तो मांग मात्रा बढ़ गई, कितनी हो गई है, 5 रुपये हो गई है, ठीक है। तो यहाँ मांग मात्रा 2 थी, यहाँ 5। यहाँ पहले कीमत 20 रुपये थी, यहाँ घट के कितनी हो गई है, 15 रुपये। तो दूसरा बिंदु हमें प्राप्त हुआ बी। उसके बाद अपन बात करते हैं जब कीमत और घट के 10 हो जाती है। मान लो कीमत यहाँ 10 हो गई, ठीक है। तो मांग मात्रा बढ़ के कितनी हो गई, 8 के बराबर हो गई। क्लियर। इस प्रकार जैसे जैसे कीमत घटेगी वैसे वैसे मांग मात्रा बढ़ेगी। तो हमें ये बिंदु प्राप्त होंगे। ये ए बी सी डी इन बिंदुओं को मिलाने वाला बिंदु पथ ही क्या कहलाता है, मांग वक्र कहलाता है। तो इस तालिका के हिसाब से देखो, यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाया है। एक्स अक्ष पे मांगी गई मात्रा जो क्षैतिज अक्ष है जिसको हॉरिजॉन्टल अक्ष कहते हैं, वाई अक्ष पर कीमत को दर्शाया गया है जिसे अपन वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर या लंबवत अक्ष भी कहते हैं। जैसे जैसे कीमत में वृद्धि हो रही है, सॉरी कमी हो रही है, 20 से 15 हो गई, 15 से 10 हो गई, 10 से 6, 6 से 4, वैसे वैसे मांगी गई मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है। और ये जो बिंदु प्राप्त हुए हैं ए बी सी डी ई एफ, इन सबको मिलाने वाला वक्र क्या होगा, डिमांड वक्र होगा। और इसको क्या नाम दिया है, डी डी डेस, ठीक है। तो इसका स्पष्टीकरण आपको नीचे लिखा हुआ मिल रहा है। रेखाचित्र में एक्स अक्ष ओ अक्ष पर मांगी गई मात्रा। अब देखना, ये आश्रित चर होता है मांगी गई मात्रा, और जो कीमत है वो स्वतंत्र चर होता है। तो ये आश्रित और स्वतंत्र चर क्या होते हैं मैं आगे बता दूंगा। पिछले वीडियो में मैंने इसको डिटेल से बताया था। जब अपन डिमांड फंक्शन पढ़ेंगे, मांग फलन पढ़ेंगे, तो आश्रित और स्वतंत्र चरों पर अपन पुनः चर्चा करेंगे। वाई एक्स पर केलों की कीमत को दर्शाया गया है। जब केले की कीमत 20 रुपये प्रति क्विंटल है तो उसकी मांग मात्रा 2 क्विंटल है। इस प्रकार की कीमतों में कमी होने पर मांग मात्रा बढ़ती जाएगी। इस प्रकार संतुलित बिंदुओं को मिलाने पर मांग वक्र डी डी डेस प्राप्त होता है। अधिकांश मांग वक्र नीचे दाहिनी तरफ झुका होता है, ये ध्यान रखना। नेगेटिव स्लोप का होता है और नीचे की तरफ दाहिनी तरफ झुका रहता है। अर्थात मांग वक्र का ढाल कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक क्यों होता है, क्योंकि कीमत और मांग मात्रा में कैसा संबंध होता है, ऋणात्मक संबंध होता है। क्योंकि वस्तु की कीमत और मांग मात्रा में विपरीत या ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार कीमत के घटने पर एक वस्तु की मांग मात्रा बढ़ना और कीमत के बढ़ने पर वस्तु की मांग मात्रा के घटने को हम अपन क्या कहते हैं, कीमत प्रभाव कहते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, कीमत प्रभाव क्या होता है। तो जो मांग का नियम है वही कीमत प्रभाव है कि कीमत कम होने पे मांग मात्रा बढ़ रही है और कीमत बढ़ने पे मांग मात्रा घट रही है।
ये किसके कारण होता है? ये कीमत प्रभाव के कारण होता है, जिसको पीई से डिनोट करते हैं, प्राइस इफेक्ट। और ये दो भागों में बटा होता है। प्राइस इफेक्ट जो होता है वो दो भागों में बटा होता है। एक तो होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। दूसरा होता है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट को आय प्रभाव कहा। अब कीमत प्रभाव की बात अपन ने कर ली है। अब अपन बात करते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव। अब एक उपभोक्ता एक या एक से अधिक वस्तुओं का क्या करता है? उपभोग करता है। मान लो वो दो वस्तुओं का उपभोग कर रहा है, चाय और कॉफ़ी का। एक बार के लिए अपन दो वस्तुओं को बात कर लेते हैं, ठीक है। अब मान लो चाय की कीमत क्या हो गई? कम हो गई। चाय की कीमत क्या हो गई? कम। कॉफ़ी की जो कीमत है वो स्थिर है। मान लो प्रारंभ में चाय की कीमत 5 रुपये प्रति कप है, ठीक, और कॉफ़ी की कीमत 10 रुपये प्रति कप है, ठीक है। अब चाय की कीमत जो है पीटी, वो क्या हो गई? कम हो गई। और कॉफ़ी की कीमत क्या है? स्थिर है। तो उपभोक्ता क्या करेगा? जैसे ही चाय की कीमत कम होगी, उपभोक्ता कॉफ़ी के स्थान पर किसका उपभोग करना शुरू कर देगा? चाय का उपभोग करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि चाय चाय जो है वो कॉफ़ी की तुलना में क्या हो गई है? सस्ती हो गई है। अर्थात कॉफ़ी के स्थान पे लोग क्या पीना प्रारंभ कर देंगे? उपभोक्ता क्या यूज करना प्रारंभ कर देगा? चाय का यूज करना प्रारंभ कर देगा। कहने का मतलब कॉफ़ी के स्थान पे वो चाय का प्रतिस्थापन कर लेगा, और इस प्रतिस्थापन के कारण जो मांग मात्रा बढ़ती है उसे कहते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव। यहाँ मैंने एग्जाम्पल भी दिया है। देखो, एक वस्तु की कीमत के घटने पर और अन्य वस्तुओं की कीमतों के स्थिर रहने पर वह वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में सस्ती हो जाती है, जिससे उपभोक्ता अन्य वस्तुओं के स्थान पर उस वस्तु का प्रतिस्थापन कर लेगा। तो मैंने एग्जांपल में बताया, जैसे चाय सस्ती होगी तो कॉफ़ी के स्थान पे उपभोक्ता क्या पीना स्टार्ट कर देगा? चाय का उपभोग करना, चाय का ज़्यादा उपभोग करना स्टार्ट कर देगा। परिणाम स्वरूप उस चाय की या उस वस्तु की मांग मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो एक वस्तु के स्थान पे दूसरी वस्तु को हमने क्या कर लिया? प्रतिस्थापित कर लिया। इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। एग्जाम्पल भी दिया है, चाय की कीमत घटने पर उपभोक्ता कॉफ़ी के स्थान पर चाय का उपभोग बढ़ा देगा, फलस्वरूप चाय की मांग मात्रा बढ़ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? अब देखना, मान लो पूरक वस्तुएं हैं। चाय और कॉफ़ी तो प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं, पहले से ही वो स्थानांतर वस्तु है। मान लो पूरक वस्तु है। अब मैं बात कहूँ कि पूरक वस्तु का प्रतिस्थापन प्रभाव कितना होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले हम लोगों को पता होना चाहिए पूरक वस्तुएं कौन सी होती है। तो पूरक वस्तुएं वो होती है जिनको एक साथ एक ही अनुपात में प्रयोग किया जाता है। जैसे पेन और स्याही। मान लो एक पेन है, उसमें 1 ml स्याही का यूज हो रहा है, तो दो पेनों में कितने स्याही का यूज होगा? 2 ml का। 3 पेन में 3 ml का। पेन और स्याही का हमेशा यूज क्या होता है? एक साथ होता है। क्लियर है? तो पेन और स्याही का यूज हमेशा एक साथ होता है। इसलिए मान लो पेन की कीमत कम हो गई। पेन की कीमत क्या हो गई? कम हो गई। पेन की कीमत कम हो गई और स्याही की कीमत स्थिर है। तो अपन क्या करेंगे? क्या ऐसा संभव है कि अपन पेन की मांग मात्रा बढ़ा दें और स्याही के स्थान पे पेन का यूज करने लग जाए? ऐसा कदापि संभव नहीं है, क्योंकि ये कैसी वस्तुएं हैं? पूरक वस्तुएं हैं, और पूरक वस्तुओं में प्रतिस्थापन प्रभाव शून्य होता है। यहाँ मैंने नोट लगा कि नोट भी किया है कि पूरक वस्तुओं में प्रतिस्थापन प्रभाव शून्य होता है, क्योंकि पूरक वस्तुओं का एक ही अनुपात में प्रयोग होता है। उनका एक वस्तु के स्थान पे दूसरी वस्तु का प्रयोग पूरक वस्तुओं के अंतर्गत हम कभी नहीं कर सकते। अब दूसरा बचा है आय प्रभाव। इसको थोड़ा समझना, कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है। एक वस्तु की कीमत के घटने पर, अब अपन मान लेते हैं कि अपने पास 100 रुपये थे। कितने रुपए थे? एक उपभोक्ता के पास 100 रुपये हैं, ठीक है। एक वस्तु है चाय,
जिसकी कीमत है 5 रुपये, तो वो कितने कप चाय ले खरीद सकता है? 20 कप खरीद सकता है। ठीक है, 5 रुपये प्रति कप उस चाय की कीमत है। क्लियर है? अब मान लो चाय की कीमत पहले की तुलना में कम हो जाए, 5 से घट के कितनी हो जाए? 4 रुपये हो जाए। ठीक है, जैसे ही कीमत घटेगी उस वस्तु की, तो एक जनरल सी टेंडेंसी होती है, जैसे ही कोई वस्तु सस्ती होती है तो अपन क्या सोचते हैं कि अपन तो अमीर हो गए। क्यों? क्योंकि पैसे अपने पास कितने थे? 100 रुपये। पहले कितने कप खरीद रहे थे? 20 कप। जैसे ही कीमत 4 रुपये हुई तो हम अब अपन क्या सोचेंगे? अपन तो पैसे वाले हो गए। क्यों? पहले की तुलना में अपन ज़्यादा चाय का यूज कर सकते हैं। या फिर अगर अपन पहले के जितने 20 कप का प्रयोग करेंगे तो अपने 80 रुपये खर्च होंगे और 20 रुपये अपने पास बच जाएंगे, क्योंकि कीमत घटकर कितनी हो गई है? 4 रुपये हो गया है। अर्थात जैसे ही कीमत कम होती है व्यक्ति अपने आप को धनी फील करता है, अपने आप को पैसे वाला फील करने लग जाता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसकी वास्तविक आय बढ़ जाती है। और वास्तविक आय क्या कहलाती, कौन सी होती है? वास्तविक आय का फॉर्मूला होती है मौद्रिक आय में जब कीमतों का भाग दे दिया जाता है तो हमें वास्तविक आय प्राप्त होती है। तो यहाँ मौद्रिक आय कितनी थी अपनी? 100 रुपये। ठीक है, पहले कीमत कितनी थी? 5 रुपये। तो वास्तविक आय कितनी हुई? 20। अब कीमत घट के कितनी हो गई है? 4 रुपये हो गई है। मौद्रिक आय कितनी है? 100। कीमत घट के कितनी हो गई है? 4। ये कितना आया? 25। जैसे ही कीमत घटी वास्तविक आय 20 से बढ़कर कितनी हो गई है? 25 हो गई है। तो उपभोक्ता अपने आप को धनी फील करेगा, अर्थात उसकी वास्तविक आय क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो वास्तविक आय बढ़ने के कारण वह या तो, अब देखना, अब उसके पास 100 रुपये थे, चाय सस्ती हो गई है। मैं इसको दोबारा लेता हूँ। इनकम उसकी 100 रुपये थी, चाय पहले 5 रुपये की थी P1, उसके बाद चाय सस्ती हो गई, कितनी हो गई है? 4 रुपये की हो गई है। पहले वो 20 कप खरीद सकता था। ठीक है, क्लियर? अब देखना, अब जैसे ही उसकी कीमत कम हो गई तो उसकी वास्तविक आय क्या हो गई? बढ़ गई। अब वो क्या कर सकता है? या तो 25 कप खरीद सकता है, या वो 20 कप उतने के उतने रखे, बाकी जो 20 रुपये उसके पास बचेंगे, क्योंकि 20 कप अगर खरीदेगा 4 के भाव से तो 80 रुपये खर्च होंगे, तो उसके पास शेष 20 रुपये बचेंगे। तो उससे वो क्या कर सकता है? या तो उस वस्तु को खरीद सकता है, चाय को, या उस 20 रुपये को वो अन्य किसी वस्तु पे क्या कर सकता है? खर्च कर सकता है। और यही क्या कहलाता है? आय प्रभाव कहलाता है। जस्ट इसके ओपोजिट अगर अपन बात करें, मान लो किसी वस्तु की कीमत क्या हो गई? बढ़ गई है। फॉर एग्जाम्पल केला है, एक वस्तु है, केले की कीमत प्रारंभ में 10 रुपये थी और उपभोक्ता की आय 200 रुपये है। ठीक है, तो आप बताओ कितने केले खरीद सकता है? 20 kg केले वो खरीद सकता है, क्योंकि उसकी कीमत जो है केले की वो कितनी है? 10 रुपये प्रति केजी है। अब मैं अगर वास्तविक आय की बात करूँ तो वास्तविक आय कितनी है? तो आप कहोगे मौद्रिक आय में आप कीमतों का भाग दे देंगे तो वास्तविक आय प्राप्त होगी, वो भी कितनी होगी? 20 के बराबर होगी। अब केले महंगे हो गए और मान लो केले की कीमत P2 जो बढ़ के हो गई 20 रुपये। कितनी हो गई? 20 रुपये। अब वो कितने केले खरीद सकता है? तो अब वो पहले तो वो 20 kg केले खरीद सकता था, अब वो कितने केले खरीद सकता है? 20 रुपये प्रति केजी के हिसाब से, उसके पास 200 रुपये है, तो वो केवल 10 kg केले खरीद सकता है। और उसकी वास्तविक आय कितनी हो गई? 200/20 इज इक्वल टू कितनी हो गई? 10। अर्थात वास्तविक आय 20 की तुलना में कितनी हो गई? 10 हो गई, कम हो गई ना। तो जैसे ही कीमत में वृद्धि हुई उसकी वास्तविक आय क्या हो गई? कम हो गई। वास्तविक आय कम होने के कारण वो केले का उपभोग भी कम करेगा, और या फिर अन्य केले के अलावा अन्य वस्तुओं का उपभोग भी क्या कर देगा? कम कर देगा। ठीक है, ये क्या होता है? आय प्रभाव कहलाता है। तो यहाँ देखना, एक वस्तु की कीमत के घटने से उपभोक्ता की वास्तविक आय क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जिससे वह उस वस्तु की अन्य वस्तुओं की वह इस वस्तु की और अन्य वस्तुओं की पहले से अधिक मात्रा खरीदने की स्थिति में आ जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? आय प्रभाव
कहते हैं। और जो मार्शल था या जो गणनावाचक अर्थशास्त्री थे या जो गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण ने अपन ने जिसको अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, उसके जितने भी अर्थशास्त्री थे उन्होंने मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर माना था। ये मान्यता अपन मान के चले थे। और ये मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर मानकर उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो ये वास्तविक आय का जो आंकड़ा है या वास्तविक आय का जो कंसेप्ट है उसको उन्होंने समझा ही नहीं था, उन्होंने उसको माना ही नहीं था। तो उन्होंने वास्तविक आय पे बल ही नहीं दिया था और उसने आय प्रभाव की क्या की थी, अवहेलना की थी। और इस आय प्रभाव की अवहेलना के कारण ही वो गिफिन विरोधाभास को स्पष्ट नहीं कर पाए थे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे मांग फलन, डिमांड फंक्शन क्या होता है, मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कौन से स्वतंत्र कारक होते हैं, कौन से आश्रित चर होते हैं, इनके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक यू।